ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, मानव पाचन तंत्र। एक एक करके समझते हैं। डायग्राम बड़े ध्यान से देखना। देखो ये पूरा ह्यूमन बॉडी, सिर्फ डाइजेस्टिव अंग के बारे में बात करेंगे, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, उसके अलावा और कोई सिस्टम में नहीं जाएंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का देखो पहले समझा देते हैं क्या क्या है। सबसे पहले ये अपना माउथ कैविटी है, जहाँ से हम खाना अंदर डालते हैं, भोजन को अंदर डालते हैं। माउथ कैविटी है, हिंदी में मुख गुहा कहते हैं, या इसको बुकल कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, बकल कैविटी बोल लो, माउथ कैविटी बोल लो, मुख गुहा बोल लो, एक ही चीज़। क्लियर है? यहाँ देखो दो पाइप्स होता है, यहाँ से अंदर जैसे एंटर करते हैं दो पाइप होता है। एक पाइप होता है अपना हवा वाला, विंड वाला पाइप, जो कि फेफड़े में जाता है, और एक पाइप होता है अपना फूड पाइप। ठीक है, भोजन नलिका कहते हैं इसको, फूड पाइप। इसी को एक और नाम से जानते हैं, ओसोफेगस। ओसोफेगस कहते हैं या फूड पाइप कहते हैं, सेम नाम है, या ओसोफेगस बोल लो या फूड पाइप बोल लो। क्लियर? उसके बाद यहीं पे अपना बिल्कुल यहाँ पे, यहाँ कहीं अपना दो पाइप्स का मीटिंग जंक्शन होता है। ठीक है, इस जंक्शन को एपिग्लोटिस कह सकते हैं, एपिग्लोटिस। क्लियर है? सब चीज़ इसलिए लिख दिए कि कंफ्यूजन ना हो, एपिग्लोटिस। ठीक है, अब खाना जो हम खाते हैं वो फेफड़े में तो नहीं जाता, एक बूंद भी चला जाएगा ना तो खांसी आने लग जाएगा, मतलब जिसको सरकना नहीं कह जाते हैं, सरक गए हम, है ना, तो आदमी पीठ में ऐसे ऐसे थपथपाता है कि सरक गए। जनरली कब सरकता है आदमी, कब मतलब खाना फेफड़े के रास्ते में जाने लगता है? जब बात करते रहे, खाते समय बहुत ज़्यादा बात करते रहे तो एपिग्लोटिस को खुलने और बंद होने का सिस्टम जो है ना थोड़ा गड़बड़ा जाता है। थोड़ा सा भी भोजन गया इसमें विंड पाइप में, बस सरकने लगते हैं तुरंत, है ना, वापस से खांसने लग जाते हैं हम लोग। तो इसलिए बोलते हैं खाते समय बात नहीं करना चाहिए। देखो क्या होता है, ये एपिग्लोटिस, ये हम रेड कलर से यहाँ पे शो किए हैं, ये रेड कलर का, ये जो है ऐसे करके ऐसे ऐसा होता है, मान लो ये है एपिग्लोटिस। अब यहाँ से जब सांस लेता है, ये रहा नाक का नलिका, जब सांस लेते हैं ऐसे, सांस मुंह से भी लेते हैं उससे भी लेते हैं, दोनों तरफ से, मुंह से भी लेते हैं उससे भी लेते हैं, तो सांस लेने के दौरान ये एपिग्लोटिस जो होता है ये ऐसे खुल जाता है, ये एपिग्लोटिस ऐसे खुल जाता है, मतलब इधर से खुल जाता है और फूड पाइप को बंद कर देता है। एपिग्लोटिस खुलता है और फूड पाइप को, मतलब भोजन वाला जो रास्ता है उसको बंद कर देता है, ताकि जो हवा है, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो हमारा सीधा फेफड़े में जाए, ना कि फूड पाइप में जाए। फूड पाइप में ऑक्सीजन जाकर क्या करेगा, कोई काम नहीं है ना। तो यहाँ से जो सांस लिए वो सीधा हमारा फेफड़े में चला जाए, इसलिए ये एपिग्लोटिस कुछ ऐसा होता है, ऐसा खुलता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, मतलब समझ लो एक तरह का छिटकनी है, ऐसे उठा ऐसे बंद हुआ, ऐसे उठा ऐसे बंद हुआ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सांस लेना एंड भोजन करना। तो जैसे ही भोजन किए तो ये एपिग्लोटिस क्या होता है, ऐसे ऐसे रहता है, ये ऐसे बंद हो जाता है। जैसे ही खाना खाए तो इस पर लोड आ गया, इस पर लोड आ गया, इस पर खाना का भोजन का लोड आ गया, तो ये ऐसे करके बंद हो जाता है। तो ये विंड पाइप को देता है बंद कर। ठीक है, तो उसके बाद फिर खाना जो है पूरा का पूरा फूड पाइप में आ जाता है। ठीक, ये अपना फूड पाइप है, ओसोफेगस है। क्लियर है? फूड पाइप सीधे जाके मिलता है स्टोमक से, पेट से। ठीक है, स्टोमक से, पेट से। ये पेट में, ये पेट का हिस्सा है, खाना सीधे आया और पेट में मिला। ठीक है, पेट के बाद यही पेट का लास्ट जो पॉइंट है, पेट का लास्ट पॉइंट, ये रेड कलर के देखो यहाँ एक जंक्शन से जोड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे होता है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन। पेट का जो लास्ट पॉइंट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, छोटी आंत से जुड़ा होता है, ये अमाशय है, छोटी आंत से जुड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद ये छोटी आंत क्या होता है, पूरे में फैला होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे ट्यूब जैसा एकदम एक के ऊपर उजराया होता है, एक जैसा, है ना, इसका हम बताएंगे। तो ये पूरा छोटी आंत पूरा एक जगह से ऐसे 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 फैला होता है। उसके बाद छोटी आंत का जंक्शन यहाँ पे मिलता है अपेंडिक्स के पास, अपेंडिक्स, ये रहा अपेंडिक्स,
जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में मिलता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आपस में मिलता है, उस जंक्शन को कहते हैं अपेंडिक्स। क्लियर है? और ये है अपना लार्ज इंटेस्टाइन जो काला कलर से शो किए, लार्ज इंटेस्टाइन और ये लास्ट में एनस जहाँ से सेक्रेट करते हैं, मतलब एक्सक्रीट करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल देते हैं। क्लियर है? ये हुआ अपना मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन। क्या क्या बताए? मुंह, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। ये हुआ मेन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अलावा कुछ सपोर्टिव ऑर्गन होता है हमारे खाने को पचाने के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ सपोर्टिव ऑर्गन होता है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है, कुछ एंजाइम्स के थ्रू, कुछ रस के थ्रू, पाचन रस, एंजाइम्स को पाचन रस कह सकते हैं। ठीक है? उसके थ्रू खाना पचाने में मदद करता है। तो वो हो गया, ये हो गया अपना लीवर, ये लीवर हो गया। ठीक है? ये हो गया अपना गॉल ब्लैडर, ये ग्रीन कलर का, चिकन वगैरह खाता उसमें ग्रीन कलर का निकलता है, जब चिकन वगैरह काटता है ना उसमें देखें ग्रीन कलर का निकलता है कुछ, वो होता है उसका गॉल ब्लैडर। ठीक है? तो ये ग्रीन कलर का जो बना है ये गॉल ब्लैडर है। ठीक है? समझाते हैं क्या होता है। ये गॉल ब्लैडर है, ये लीवर के साथ ही अटैच रहता है, यहाँ नज़दीक में लीवर के सटा हुआ। उसके बाद फिर ये गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर से एक पाइप निकलता है। ठीक है? इसको बाइल डक्ट कहते हैं। पाइप निकलता है और यही पाइप कनेक्टेड होता है अपना किससे? पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज ये भी एक ऑर्गन है, पैनक्रियाज। ठीक है? और ये पैनक्रियाज जो होता है ये पेट के जस्ट पीछे होता है। यहाँ तो 3D डायग्राम नहीं है, बना नहीं सकते। ये पेट के पीछे भाग में होता है। पेट जैसे यहाँ से देखो, ये है, यहाँ से फूड पाइप है, पेट मेरा इस साइड है, लेफ़्ट साइड है, सबका पेट लेफ़्ट साइड है यहाँ पे ऐसे। ठीक है? यहाँ लेफ़्ट साइड है और इसी के पीछे होता है पैनक्रियाज। क्लियर है? तो ये पैनक्रियाज इसी के बैक साइड है। क्लियर? यहाँ तक आया? ऑर्गन समझ में आया? ये सब इसका हेल्पिंग ऑर्गन है, इसको सब्सिडरी ऑर्गन कह सकते हैं। होता डाइजेस्टिव सिस्टम का ये भाग है। लीवर को बोलेंगे क्या है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ही भाग है, लेकिन वो मेन पार्ट है अपना पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब। और ये सब इसका सपोर्टिव ऑर्गन है, इसके बिना खाना नहीं पच सकता, सपोर्ट करता है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम प्रोसेस समझाते हैं। देखो 5 प्रोसेस इसमें भी होता है। 5 प्रोसेस के हेल्प से खाना पचता है। इंजेशन, डाइजेशन, उसके बाद बोलो एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजिशन। 5 प्रोसेस के मदद से खाना इसमें भी पचता है। उससे पहले कुछ जानकारी देते हैं। ये जो अपना मुंह से लेकर के पूरा जो रास्ता है, मुंह से लेकर के, यहाँ से लेकर के पेट से होते हुए, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए एनस तक जो रास्ता है, ये पूरा का पूरा लंबाई अगर नापा जाए तो 9 मीटर का होता है। कितना होता है? कहीं लिखे हैं क्या? नहीं लिखे हैं। ये 9 मीटर्स का होता है। 9 मीटर्स, 9 मीटर, 9 मीटर लगभग 30 फीट, 2 मंजिला ऊंचे मकान से भी ज़्यादा लंबा। ठीक है? 9 मीटर्स का रास्ता होता है। कहाँ से कहाँ तक? पूरा यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल मतलब गुफा, गुहा, घुसने का रास्ता। तो एलिमेंट्री मतलब भोजन जाने का जो रास्ता है मुंह से लेके पूरा लास्ट तक, ये लगभग 9 मीटर्स का होता है। क्लियर है? एक एडल्ट पर्सन 9 मीटर्स का। ठीक है? 9 मीटर्स में भी सबसे ज़्यादा लंबा होता है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है? सबसे ज़्यादा लंबा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये लगभग एडल्ट पर्सन में 6.5 मीटर का होता है। कितना होता है? 6.5 मीटर। बचा कितना? 5, 7, 8, 9, 2.5 मीटर बचा। तो 2.5 मीटर का बाकी ये सब मिलाते हो गए। अकेला 6.5 मीटर का सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अंदाज़ा लगा लो। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? फैक्ट्स बता दिए, कोई दिक्कत नहीं? कहीं कोई प्रॉब्लम अगर पूछना। अब क्या है, एक एक प्रोसेस का बात करते हैं। पहला इजिशन, जगह नहीं था, नहीं तो हम एक्स्ट्रा बनाते। इजिशन मतलब मुंह में खाना डालना। अमीबा
खाना डालने के लिए अपना सूडोपोडिया बनाता था। पिछले वीडियो में, मतलब पिछले क्लास में बताए थे, अमीबा अपना सूडोपोडिया बनाता था खाना को अंदर लेने के लिए। लेकिन इंसान कैसे एडजस्ट करता है, कैसे खाना को इंजेक्शन करता है, अंदर कैसे लेता है? हाथ के मदद से, हाथ से लिया खाना अंदर, है ना। तो यहाँ से एडजस्ट किया, अंदर की ओर इंजेस्ट किया, डाल लिया, यहाँ से खाना डाल लिया। अच्छा, अब खाना नीचे की ओर ससरता कैसे है, ये प्रोसेस बताएगा थोड़ा, अगर आता है तो। खाना फूड पाइप से नीचे की ओर कैसे जाता है? जनरली अगर कोई आदमी सोचे तो यही बोलेगा ना, ड्यू टू हेल्प ऑफ ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी की मदद से कोई भी चीज़ ऊपर से डालेंगे तो नीचे की ओर आएगा। ठीक है, समझाते हैं, देखो। तो नॉर्मली क्या समझेगा कि ग्रेविटी की मदद से नीचे की ओर जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ग्रेविटी की मदद से नीचे जाता तो हम लेटे लेटे भी अगर कुछ खाते हैं तब भी चला जाता है, तो हमको खड़ा होने का ज़रूरत तो नहीं पड़ता। लेटे लेटे भी खाए, अगर हम उल्टा लटक के भी खाना खा रहे हैं फिर भी चला जाएगा पेट में। अगर नहीं, पेट में चला जाएगा, कभी ट्राई करके देखना। उल्टा लटक के भी अगर खाना खाएगा तुम, सेब खाओ, कुछ भी खाओ, वो पेट में चला जाएगा। तुम्हारा पैर ऊपर मुंह नीचे है फिर भी खाना खाओ, चला जाएगा पेट में, है ना। तो अगर ग्रेविटी के हेल्प से होता तब तो खाना बाहर निकल जाना चाहिए था, है ना। उल्टा लटकते तो पेट में जो भी खाना था वो तो बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं है? देखो, इस पाइप के अंदर एक मोशन होता है जिसको पेरिस्टाल्टिक मोशन कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मोशन कहते हैं, ठीक है। कहीं लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। ठीक है, मोशन कहते हैं। ये होता क्या है? जैसे मान लो कि कोई फूड है, कोई फूड अंदर एंटर किया, उसमें एंटर किया, ठीक है। तो स्पेलिंग पेरिस्टाल्टिक, ठीक है। कोई फूड हम लोग खाए, एंटर किया उसके अंदर, ठीक है। एंटर करने के बाद ये फूड यहाँ से नीचे की ओर ससरा, तो कैसे ससरा? देखो, अगर इमेजिन करो मेरे पास कोई पाइप रहता, टूथपेस्ट ले लो, टूथपेस्ट। जब टूथपेस्ट ख़त्म होने लगता है, हम लोग कैसे ऊपर से नीचे की ओर ऐसे छीप के निकालते हैं, ऐसे खींच के निकालते हैं ना। या फिर अगर मान लो किसी पाइप में कोई चीज़ अटक गया, रबर का पाइप है, हमारा बॉडी भी तो मस्कुलर बना हुआ है, एक तरह से रबर जैसा ही है। तो रबर का अगर कोई पाइप है, उस पाइप में कोई चीज़ अटक गया है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसको? एक दिन दाबेंगे, दूसरा दिन फुलाएंगे, फिर दाबेंगे, फिर खींचेंगे, फिर दाबेंगे, फिर खींचेंगे। तो कुछ इसी तरह का मोशन होता है फूड पाइप के अंदर, पेरिस्टाल्टिक मोशन होता है, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मोशन होता है, इसको कह सकते हैं एक तरफ से सिकुड़ता है, दूसरे तरफ से फूलता है, सिकुड़ता है फूलता है ना। जैसे कि ऐसे यहाँ पे ये इतना मोटा पाइप है, यहाँ पे दबा, फिर इधर आ गया नीचे भोजन, फिर यहाँ पे दबा, फिर नीचे आ गया भोजन। मतलब सिकुड़ना फूलना ऐसे होते रहता है मसल्स में, इस फूड पाइप के मसल्स में। इस वजह से जितना भी खाना है वो सीधे का सीधा पेट में चला जाता है। क्लियर है? सीधा का सीधा पेट में चला जाता है। क्लियर? अब खाना पेट में जाने के बाद कभी वापस क्यों नहीं लौट के आता? मतलब वोमिट करते हैं तब तो आता है, उसके अलावा उल्टा लेट जाए, ऐसे लेट जाए, वैसे लेट जाए, आना चाहिए, ड्यू टू ग्रेविटी वापस आना चाहिए। क्यों नहीं आता? क्योंकि हर एक जगह, जैसे पेट में है यहाँ पे, जहाँ पे पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन मिल रहा है, यहाँ पे लगभग हर एक जंक्शन पे एक वॉल्व होता है, एक ढक्कन होता है, ढक्कन समझ लो उसको, एक ढक्कन होता है जो कि खाना को एंटर दे दिया और फिर खाना आगे बढ़ेगा तो शरीर के मुताबिक वो खुलता और बंद होता है, इच्छा के मुताबिक। जब खाना जहाँ जाना होता है तभी खुलता है, ऐसा नहीं कि फालतू का खुला हुआ है, ठीक है। एक ढक्कन होता है, उसका नाम होता है स्पिंस्टर, यहाँ देखो लिखे हुए, स्पिंस्टर नाम का होता है, ठीक है। यहाँ पे भी है, जहाँ पेट का शुरुआत होता है वहाँ पे भी, जहाँ पेट ख़त्म होता है वहाँ पे भी, जहाँ पेट और स्मॉल ये अपना स्मॉल इंटेस्टाइन मीट करता है वहाँ पे भी, ठीक है।
तो खाना अंदर पेट में आ गया, तो पेट से जब तक डाइजेस्ट ना हो तब तक आगे ना जाए, इसको कौन इंश्योर करेगा, इस चीज़ का कौन रखवाली करेगा? यही वॉल्व करता है, स्फिंक्टर वॉल्व करता है, ठीक है, यही वॉल्व करता है। यहाँ पे भी लगा होता है, यहाँ पे भी लगा होता है। खाना आ गया तो पेट में लगभग 3 से 4 घंटे तक खाना रहता है। कितने घंटे तक रहता है? 3 से 4 घंटे तक पेट में रहता है खाना, खाने के बाद पचते रहता है 3 से 4 घंटा तक पेट के अंदर। तो आगे खाना जब तक डाइजेस्ट ना हो जाए तब तक आगे ना जाए, इस बात को इंश्योर करेगा अपना स्फिंक्टर नाम का वाल्व। ये सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ आगे भी मिलेगा, ठीक है। तो ये वाल्व के मदद से खाना तभी जाता है जब पेट चाहेगा कि हाँ आगे जाओ, अब मेरे पास पच चुका है, आगे हम जाने दे रहे हैं, तब वो खुल जाएगा, आगे जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? पेट के कहाँ वापस आ जाएगा? हाँ, उस समय तो पेरिस्टाल्टिक मोशन चल रहा होता है ना। जैसे तुम खाया, तुम्हारा फूड पाइप में पेरिस्टाल्टिक मोशन चल रहा है, वो नीचे की ओर खाना को ससार रहा है, नीचे की ओर लेके जा रहा है, ऊपर की ओर धकेल तो नहीं रहा है ना। जब खाना खा रहे हैं उस समय पेरिस्टाल्टिक मोशन चलते रहता है, इसीलिए बाहर नहीं आता है। अरे ये खुलता है तो साथ में पेरिस्टाल्टिक मोशन भी तो चलता है ना। ऊपर से खाने को नीचे की ओर ससारता भी तो है उसी समय जब तुम चिबा रहा होता है खाना अंदर और ढकेल रहा होता है उसको। लेकिन वापस आने के लिए क्या कोई मोशन है? नहीं है ना। जब वोमिट करता है तो फोर्स लगता है, कुछ बल लगाना पड़ता है, तब जाके खाना बाहर निकलता है। अपने आप निकल जाता है? नहीं निकलता ना। वोमिटिंग करने टाइम भी तो फोर्स लगाना पड़ता है, दम लगाना पड़ता है। आ रहा है समझ? तो पेट के अंदर चला गया। अब पेट के अंदर का बात करते हैं। पेट के अंदर खाना चला गया, पेट के अंदर पाया जाता है अपना गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस का 3 टाइप होता है गैस्ट्रिक जूस। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लियर है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा पेप्सिन, दूसरा क्या नाम होता है? पेप्सिन। और तीसरा क्या होता है? म्यूकस। 3 तरह का जूस पाया जाता है, क्लियर है? 3 गैस्ट्रिक जूसेस आर प्रेजेंट इन स्टोमक। 3 तरह का गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस, क्लियर है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पहला काम कि अंदर में जो जर्म्स चला गया है, हमारे खाने के साथ जो बैक्टीरिया, जो जर्म्स चला गया है, उसको वो ख़त्म कर देता है ना। आते के साथ यहाँ पे शावर देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड शावर देता है, ऑन हो जाता है, ये लो पूरा का पूरा हम धो देते हैं खाना को। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो बच नहीं पाएगा, साफ़ हो गया। उसके बाद अच्छा एक टर्म और बताना भूल गए कि अगर कभी एग्ज़ाम में आ जाए कि ओसोफेगस में डाइजेशन होता है, ओसोफेगस में किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, मुंह में होता है। मुंह में, अच्छा मुंह का नहीं बताया, मुंह में पाया जाता है। जैसे ही खाना अंदर की ओर लेते हैं, ठीक है, मुंह में बहुत सारा सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है। ये मत सोचना कि एक ही सैलिवरी ग्लैंड होता है, बहुत सारा सैलिवरी ग्लैंड होता है। यहाँ होता है, टंग के नीचे होता है, जबड़े के पीछे होता है, 2-3 जगह होता है। नहीं, ये देखो यहाँ ऐसा सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। मुंह में पानी आ जाना इसी की वजह से होता है, ठीक है। कुछ इमेजिन ही कर लो तो मुंह में पानी आ जाएगा, मतलब लार आ जाएगा, इसी के वजह से, सैलिवरी ग्लैंड के वजह से होता है, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड में से कौन सा एंजाइम निकलता है? सैलिवरी एमिलिस, ठीक है। इसको सैलिवरी एमिलिस कहते हैं, या तो इसको टाइलिन बोलते हैं। ऐसे लिखा था पटाइलिन, लेकिन इसको पढ़ते हैं टाइलिन, ठीक है। टाइलिन बोल लो या सैलिवरी एमिलिस बोल लो, एक ही बात है। तो यहाँ से सैलिवरी एमिलिस नाम का रस निकलता है, ठीक है, सलाइवा निकलता है। वो सलाइवा क्या करता है? स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है किस में? माल्टोज में। यहाँ लिख देते हैं, स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है किस में? माल्टोज में, हिंदी में माड़,
माल्टोज मतलब शुगर का फॉर्म है माल्टोज। लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज ये सब शुगर का फॉर्म है, पढ़ा है ना, लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, तो ये सब शुगर का फॉर्म है। तो स्टार्च जो अगर फल हम खाए, चावल खाए, इस सब में स्टार्च प्रेजेंट होता है। पौधा अपना स्टार्च फल में भी जमा करके रखता है, तो हम पूरा का पूरा स्टार्च खा रहे हैं, तो स्टार्च डायरेक्टली तो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो ब्रेक डाउन होगा, शुगर्स में ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, शुगर के फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा। इसी वजह से चावल को या किसी फल को ज़्यादा देर तक चबाओ, जितने ज़्यादा देर तक चबाएगा उतना मिठास पना तुम्हारे अंदर आते जाएगा, उतना मीठा स्वाद लगेगा। चावल को तुरंत लो, आप अंदर ढकेल दो, तब कुछ स्वाद नहीं आएगा, लेकिन चावल को थोड़ी देर चबाओ, कैसा भी चावल है उसमें थोड़ा मीठापन आ जाएगा, मिठास आने लगेगा। क्लियर है? तो किस फॉर्म में चेंज किया? माल्टोज। क्लियर है? तो यहाँ स्टार्च को माल्टोज फॉर्म में चेंज कर दिया। माल्टोज इज अ टाइप ऑफ शुगर, ग्लूकोज कह सकता है। तो यहाँ से सबसे पहले अगर पूछा जाए डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो माउथ कैविटी से होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? सैलिवरी ग्लैंड का कौन सा एंजाइम, टाइलिन बोलो या सैलिवरी एमिलिस बोलो, कहीं सैलिवरी एमिलिस लिखा मिलेगा, कहीं टाइलिन लिखा मिलेगा। ठीक है, एक ही चीज़ है। वहाँ पे स्टार्च का पाचन होता है, स्टार्च का पाचन होता है। किस फॉर्म में? स्टार्च को माल्टोज के फॉर्म में टर्न कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, हाँ, मुंह में। ठीक है, उसके बाद फिर खाना आता है अपना पेट में। एक चीज़ स्किप कर गए थे। ठीक है, खाना पेट में आ गया। पेट महाराज के पास HCl है, आते के साथ HCl का बारिश शुरू, जो भी जर्म्स वर्म्स आया ख़त्म। पहला काम HCl का, जर्म्स ख़त्म। दूसरा, HCl के प्रेजेंस में ही पेप्सिन नाम का एंजाइम बनता है। HCl नहीं रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक, ये रहा यहाँ लिखे हुए हैं, हाइड्रोक्लोरिक नहीं रहेगा तो पेप्सिन नहीं बनेगा। अगर हाइड्रोक्लोरिक है तभी पेप्सिन अपना काम करेगा। पेप्सिन का काम क्या होता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन को पाचन करता है। प्रोटीन जब टूटता है सिंपलर फॉर्म में तो क्या बन जाता है? प्रोटीन टूट के क्या बनता है? पेप्टॉन्स। प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म है पेप्टॉन्स। तो यहाँ पे अपना पेप्सिन नाम का एंजाइम, जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अपना काम शुरू करता है, पेट महाराज एक और एंजाइम रिलीज करता है। हाइड्रोक्लोरिक आ गया मतलब समझ लो हाइड्रोक्लोरिक एक तरह का छिड़काव है, जैसे ही छिड़काव होता है वैसे ही पेप्सिन अपना काम करना शुरू कर देता है। पेप्सिन क्या किया? खाने में से जो भी प्रोटीन खाया तुम, खाने में जो भी मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट होगा, और कुछ नहीं, सिर्फ प्रोटीन, जो भी प्रोटीन प्रेजेंट होगा उसको ब्रेक करेगा, छोटा छोटा टुकड़ा करेगा। कहने का मतलब किस तरह से? पेप्टॉन्स में। ठीक है, पेप्टॉन्स में, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन कह सकता है, पेप्टॉन्स में उसको ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा। क्लियर है? यहाँ जो हम बनाए हैं ना, ये मान लो ग्रंथि है, ये एक तरह का ग्लैंड्स है, स्मॉल छोटे छोटा ग्रंथि है जो कि हमारा रिलीज करता है एंजाइम्स को, सिक्रेट करता है। ऐसे ही पेट में होता है हमारे, छोटा छोटा ग्रंथि होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है जो कि एंजाइम्स को रिलीज करता है। क्लियर है? तो एंजाइम्स को रिलीज किया, पहले HCl, उसके बाद HCl के प्रेजेंस में पेप्सिन, जो प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर दिया। एक और एंजाइम होता है जिसको कहते हैं म्यूकस। म्यूकस, ये म्यूकस अपना एक लेयर बना लेता है ऐसे करके, ये देखो लेयर, रेड कलर से हम जो बनाए ना पेट के अंदर एक लेयर बनाए हैं, सुरक्षा कवच, ये म्यूकस है। म्यूकस का काम क्या है कि हाँ, ये HCl तो बहुत खतरनाक एसिड होता है ना, HCl बहुत खतरनाक एसिड होता है। अगर डायरेक्ट हमारे पेट में, पेट के लेयर से टच हो जाए, डायरेक्ट हमारे पेट के स्किन से टच हो जाए तो हम लोग को अल्सर होने का खतरा होगा। उसको कहते हैं पेप्टिक अल्सर। पेट के अंदर अल्सर मतलब छाला पड़ जाना, मुंह में छाला पड़ता है ना, उसको माउथ अल्सर कहते हैं। उसी तरह से सोचो, पेट में छाला पड़ जाना क्या हो जाएगा? पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, है ना। फिर पेट को निकालना पड़ सकता है, घाव वगैरह हो जाएगा, है ना, तो उसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। बिना पेट का भी आदमी जीवित रहता है, पता है कि नहीं? एक लड़की है इंडिया में ही, वो बिना पेट का जीवित है, उसका पेट निकाल दिया डॉक्टर, यही अल्सर हो गया था। क्लियर है? आर्टिफिशियल एनर्जी है। ठीक है, तो म्यूकस है, आया समझ में?
तो म्यूकस का ये लेयर है, म्यूकस के लेयर के ऊपर ही हाइड्रोक्लोरिक रहता है, म्यूकस का लेयर छेद के अंदर नहीं जाता, ठीक है। म्यूकस का लेयर प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, पेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तीनों चीज़ समझ में आया? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक और पेप्सिन, 3 एंजाइम्स रिलीज होता है। म्यूकस तो लगभग हमेशा रहता है, पेप्सिन और HCl खाना जाने के बाद अपना काम शुरू करता है। क्लियर है? यहाँ से खाना हुआ आगे की ओर पास। अब खाना आगे की ओर पास हुआ तो फिर यहाँ पे अपना एक वॉल्व लगा था, स्फिंक्टर, है ना। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट है, पेट का अगला हिस्सा कनेक्टेड कहाँ से होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। क्लियर है? छोटी आंत से कनेक्टेड है, छोटी आंत से कनेक्टेड है। छोटी आंत का लंबाई कितना बताएं? लंबाई कितना बताएं छोटी आंत का? 6.5 मीटर्स, ठीक है, 6.5 मीटर्स। तो इस पूरे छोटी आंत में पास होता है। अब जैसे ही खाना इसके छोटी आंत के स्टार्टिंग भाग में जाता है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक बात बताते हैं, इसको छोटी आंत और इसको बड़ी आंत क्यों कहते हैं? इसको स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? इस वजह से कहते हैं क्या वो लंबा है या बड़ा है, छोटा है? नहीं कहते। इस वजह से क्यों कहते हैं? इसका जो चौड़ाई होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का चौड़ाई वो कम होता है, विड्थ कम होता है, इसी वजह से इसको छोटी आंत कहते हैं। नहीं तो लंबाई तो इसके जितना तो कोई लंबा नहीं है ना। और बड़ी आंत का विड्थ ज़्यादा होता है, देखो इसको मोटा बनाए हुए हैं, चौड़ाई इसका ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको बड़ी आंत कहते हैं या लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। क्लियर? इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? इसका विड्थ कम होता है और इसका विड्थ ज़्यादा होता है, इसी वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। क्लियर? तो छोटी आंत में जैसे ही खाना एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना एंटर करता है, तो सबसे पहले क्या मिलता है? ड्यूडेनियम। छोटी आंत का 2 भाग होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन 2 भाग में बटा होता है। एक को कहते हैं ड्यूडेनियम, देखो यहाँ लिखे हैं ड्यूडेनियम एंड इलियम। पहला जहाँ से घुसता है खाना वो थोड़ा चौड़ा भाग होता है, थोड़ा सा, एज कम्पेयर टू इलियम। इलियम के मुकाबले ये थोड़ा सा चौड़ा भाग होता है, ठीक है। तो खाना यहाँ से एंटर करता है अपना ड्यूडेनियम में। क्लियर है? ड्यूडेनियम में खाना एंटर हुआ। ड्यूडेनियम में खाना एंटर होते के साथ उसके बाद खाने का डाइजेशन हो जाता है शुरू वहाँ पे, ठीक है। खाने का डाइजेशन शुरू हो जाता है। किस प्रकार का डाइजेशन? धीरे धीरे करके वहाँ पे खाना और ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, और ब्रेक डाउन होता है, और मतलब घुलनशील में कहने का मतलब पिस जाता है और घुलने लायक हो जाता है खाना, ठीक है। फूड का जो प्रॉपर डाइजेशन होता है, मतलब कह सकते हैं लगभग टोटल डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसी वजह से इतना लंबा है, 6.5 मीटर्स का पूरा फूड का डाइजेशन हो जाता है इसमें। क्लियर है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनियम वाला पार्ट है, यहाँ पे खाना और ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, और टूटता है और घुलता मिलता है, ठीक है, एंजाइम्स के साथ। तो ड्यूडेनियम से पास होते होते इलियम में जाता है खाना। इलियम कहने का मतलब उसका नैरो पाथ, उसका पतला पाथ। ड्यूडेनियम थोड़ा चौड़ा पाथ, उसी का पतला पाथ हो गया इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पतला पाथ हो गया इलियम। इलियम में खाना गया। इलियम का लंबा, इलियम जो होता है, इलियम ये सबसे लंबा होता है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में अगर लिया जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी लिया जाए, तो ड्यूडेनियम से बड़ा इलियम हो जाता है। क्लियर है? ड्यूडेनियम से भी बड़ा इलियम हो जाता है। क्लियर? तो इलियम में इसको कह सकते हैं लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लिखे हैं यहाँ पे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इलियम के अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट, बचा हुआ प्रोटीन, अमीनो एसिड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, बचा हुआ प्रोटीन, अमीनो एसिड, इन सब का क्या होता है? पूरी तरह से पाचन हो जाता है। टोटल बता रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, विटामिन, जो भी मिनरल्स हुआ उसका पूरा तरह से पाचन हो जाता है। कैसे होता है ये बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरे तरह से पाचन हो गया उसका स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है? अब पाचन हुआ तो उसके लिए कुछ तो एंजाइम चाहिए, बिना एंजाइम के कैसे पाचन होगा? तो यही स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट,
जिसको कहते हैं ड्यूडेनियम। ड्यूडेनियम में कनेक्ट होता है अपना बाइल डक्ट, ये रहा बाइल डक्ट। बाइल डक्ट दो ऑर्गन से कनेक्टेड होता है, पहला गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज। गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज का एक सिंगल डक्ट आता है, पैनक्रियाज भी जुड़ा होता है, गॉल ब्लैडर भी जुड़ा होता है, ठीक है, जहाँ पे गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज दोनों जुड़ा होता है, और उसका एक सिंगल पाइप आता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरुआती भाग में जुड़ जाता है, छोटी आंत के शुरुआती भाग में जुड़ जाता है, मिल जाता है। कोई कोई बोलेगा पेट में जुड़ा होता है, पेट में नहीं जुड़ता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनियम में जुड़ता है, क्लियर है, स्टार्टिंग पार्ट में जुड़ता है। अब क्या होता है, लीवर अपना प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस। बाइल जूस नेचर में अल्कलीन होता है, अल्कलीन बेस कह सकते हो, मतलब सॉल्यूबल सॉल्ट्स को, घुलने मिलने वाला सॉल्ट, नमक, लवण, ठीक है, उसको अल्कलीन कहते हैं। अल्कलीन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूबल बेस, इसको अल्कलीन, एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो घुलने वाला सॉल्ट्स प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं बाइल जूस, बाइल जूस। ये बाइल जूस हमारा इस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये गॉल ब्लैडर एक टंकी है, ये एक टंकी है जो कि बाइल जूस को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। इसको हिंदी में पित्ताशय कहते हैं, ठीक है, पित्त की थैली कहते हैं। इसमें स्टोर करके रखता है गॉल ब्लैडर में, क्लियर है। इस गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है और जब हमको ड्यूडेनियम में ज़रूरत होगा इसका तभी रिलीज़ करेगा। ऐसे नहीं कि 24 घंटा रिलीज़ कर रहे हैं, जब ज़रूरत होगा तभी रिलीज़ करेगा। उसके बाद इसी डक्ट से जुड़ा होता है अपना पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज पेट के पीछे भाग में होता है। पैनक्रियाज दो भाग में बटा होता है, इसका दो चैम्बर होता है, एक अल्फा चैम्बर, एक बीटा चैम्बर, ठीक है, दो चैम्बर्स होता है, एक अल्फा चैम्बर, एक बीटा चैम्बर। देखो लिखे हैं अल्फा चैम्बर एंड बीटा चैम्बर। अल्फा चैम्बर से निकलता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जिसको कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस या ट्रिप्सिन। पूछा जाएगा ट्रिप्सिन कहाँ से रिलीज होता है, तो ये पैनक्रियाज से रिलीज होता है, या इसको पैनक्रियाटिक जूस भी कहते हैं। वो कहाँ से रिलीज होता है, पैनक्रियाज के अल्फा चैम्बर से। उसी तरह से एक बीटा चैम्बर भी होता है। बीटा चैम्बर में हार्मोन्स हमारे शरीर का हार्मोन्स रिलीज होता है, कुछ कुछ, सब नहीं। जैसे ग्लूकागॉन हार्मोन्स रिलीज होता है, ठीक है, बताएंगे हार्मोन्स वाला। तो दो तरह का चैम्बर, एक अल्फा एक बीटा, ये पेट के पीछे साइड में होता है। अब इससे जो निकलने वाला अपना पित्ताशय है, मतलब क्या बोल रहे थे, बाइल जूस है, और इससे जो निकलने वाला पैनक्रियाटिक जूस है, दोनों साथ मिलकर एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, दोनों साथ मिलकर छोटी आंत में घुसता है। और उसके बाद इस गॉल ब्लैडर से निकला हुआ जो बाइल जूस है, इसका मेन काम होता है फैट का डाइजेशन करना। इसी वजह से पूछा जाता है क्वेश्चन में, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट, तो लीवर। ऑर्गन का नाम बोलेगा तो लीवर, ठीक है, लीवर इज द मेन कंपोनेंट विच हेल्प्स डाइजेशन ऑफ फैट, ठीक है। तो ये जो अपना करता है, ये इमल्सिफिकेशन, डाइजेशन बोल रहे हैं, इमल्सिफिकेशन, फैट्स को तोड़ने का काम करता है, पिघलाने का काम करता है। फैट हमारे बॉडी में ऐसा नहीं है कि डाइजेस्ट होके निकल गया या कुछ हो गया, फैट स्टोर होते जाता है। ये जो आदमी का तोंद निकलता है, चमड़ी और मोटा होते जाता है, ये सब फैट है। ये फैट क्या होता है, स्टोर कर देता है स्किन में, इधर उधर स्टोर कर देता है बॉडी। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है अपना ये बाइल जूस, ठीक है। उसी तरह से ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक जूस है जो ट्रिप्सिन, ये बाकी का चीज़ का पाचन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, अपना प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स वगैरह वगैरह, ठीक है, इन सब के पाचन में हेल्प करता है। सारा का सारा फूड पच जाता है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में, लगभग ऑलमोस्ट। अभी तक जो फूड जा रहा है ये गीला है, नमी है इसमें, पानी है, सूखा नहीं है, पानी है इसमें, ठीक है, इसमें वाटर कंटेंट है। तो इस तरह से फूड आगे की ओर चला, फिर यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, इसमें पूरे में पास होते हुए गया। अब क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पाया जाता है एक उंगली जैसा स्ट्रक्चर का विली, उसको कहते हैं क्या, विली। कहीं लिखे हैं क्या, विली 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 विली,
पता नहीं लिखे कि नहीं लिखे, भूल गया, विली, ठीक है। ये क्या करता है, ये हमारा फूड का एब्जॉर्प्शन करता है, खाने को पचाता है, सॉरी पचा रहे हैं, बोल रहे हैं एब्जॉर्ब करता है, सोखता है खाने का जो मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन जो तुम तोड़ लिया, जो पेट में डाइजेस्ट किया, उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है और उसको ब्लड कैपिलरी के थ्रू, खून का जो पतला पतला नलिका होता है उसके थ्रू खून में मिला देता है, ठीक है। जो भी विटामिन, प्रोटीन, मिनरल हम डाइजेस्ट किए उसके थ्रू वो लेके खून में मिला देता है। एब्जॉर्प्शन कौन करता है, अपना विली, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, देख लेना नेट पे, फिंगर जैसा दिखाई देगा, बहुत सारा होता है। वो क्या करता है, पचे हुए खाने को एब्जॉर्ब करता है, क्लियर है। उसके बाद सॉलिड पार्टिकल्स खाना के साथ बचा, ठीक है, खाना के साथ सॉलिड और लिक्विड दोनों बचा, जो वेस्ट बच गया, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो इस अपेंडिक्स ये अपना जंक्शन हो गया। अपेंडिक्स ये कोई काम का ऑर्गन नहीं होता है, ये बेकार ऑर्गन है, ये बस ऐसे ही है, किसी काम का नहीं है, ये बस इसका एक अलग सा शेप बना हुआ है और परेशानी क्रिएट कर देता है। कभी खाना वाना फंस जाता है तो भारी दिक्कत होने लगता है, फिर ऑपरेशन करके इसको निकालना पड़ता है, क्लियर है। तो यहाँ से जब जुड़ता है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो जुड़ता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा भाग लार्ज इंटेस्टाइन में जुड़ता है, इलियम जुड़ता है। ड्यूडेनियम किसके साथ जुड़ता है, पेट के साथ, और इलियम जो जुड़ता है वो जुड़ता है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ से खाना सॉलिड और लिक्विड चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, खाने का वाटर कंटेंट सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब करता है। ड्यूडेनियम, अच्छा ये अपना लार्ज इंटेस्टाइन का भी दो भाग होता है, कॉलोन और रेक्टम, लिखे हैं कहीं, कॉलोन और रेक्टम, हाँ कॉलोन और रेक्टम दो भाग होता है, क्लियर है। कोलोन इस हिस्से को कहते हैं, ये जो पूरा पाइप है मोटा सा, इसको कोलोन कहते हैं, और ये जो थैली जैसा दिख रहा है एनस के ऊपर, ये होता है रेक्टन, ठीक है, ये होता है रेक्टन। तो कोलोन से जब पास होता है वो अपना लिक्विड वाला वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब जो वेस्ट है वो पानी के साथ घुला हुआ है अभी, तो ये कोलोन क्या करता है, उसमें से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, वेस्ट पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। फिर उसके बाद समझाएंगे एक्सक्रीट सिस्टम में किडनी के थ्रू कैसे निकालता है वाटर के रूप में, ठीक है, जो टॉयलेट करते हैं। तो कोलोन पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर एब्जॉर्प्शन करता है कोलोन। उसके बाद जो भी सॉलिड वेस्ट बचा है उसको भेज देता है किसके पास, रेक्टन के पास। रेक्टन के पास वो जमा होते जाता है, जमा होते जाता है, जमा होते जाता है, जमा होते जाता है, और जब पूरा रेक्टन फुल हो जाता है, पूरा रेक्टन फुल हो जाता है, तो यहाँ पे भी अपना स्पिंचटर लगा होता है, वॉल्व लगा होता है। जब पूरा रेक्टन फुल हो जाता है, भर जाता है, तो स्पिंचटर लगा होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग को प्रेशर बनता है, फिर हम बाथरूम जाते हैं, फिर एक्सक्रीट करते हैं, है ना, फिर सारा सॉलिड वेस्ट मटेरियल निकाल देते हैं, है ना। तो धीरे जैसे जैसे खाना एब्जॉर्ब होता है इस कॉलोन में जमा होते जाता है, सॉरी रेक्टन में जमा होते जाता है, जमा होते जाता है, उसके बाद फिर निकल जाता है एनस के थ्रू, क्लियर है, आया समझ में डाइजेस्टिव सिस्टम।